वेलकम टू नीट फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। बीता हुआ सैटरडे और बीते हुए संडे का दिन बहुत ही उथल पुथल भरा दिन रहा कॉम्बैट स्पोर्ट की दुनिया में, चाहे वो बॉक्सिंग हो या एमएमए हो। हम एमएमए से शुरुआत करते हैं और बॉक्सिंग में ख़त्म करेंगे। सबसे पहली खबर जो एमएमए की है वो कोरी सैंडहेगन को लेकर है। कोरी सैंडहेगन 135 में टाइटल चैलेंजर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इस बात पे नई बहस चालू हो गई है। देखिए, मेरा अगर मानना आप पूछें तो इस फाइट से पहले मेरा मानना था कि सिर्फ एक फाइट के दम पे कोरी सैंडहेगन को टाइटल शॉट नहीं दिया जा सकता, बट कोरी सैंडहेगन का परफॉर्मेंस एक्चुअली फ्लॉलेस परफॉर्मेंस था, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस था। तो क्या उसके बदले उसको टाइटल शॉट मिल जाना चाहिए? मेरा अभी भी मानना है कि टाइटल शॉट में पहला अगर किसी फाइटर का है तो वो है पियोटर यान का, और उसके बाद आप कोरी सैंडहेगन की बात कर सकते हैं। बट यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आता है, और वो ये है कि हम पियोटर यान वर्सेस मेराव दविलिश्विली पहले भी देख चुके हैं, और जब हमने पहले ये फाइट देखी थी तो ये फाइट 101% एक तरफा फाइट थी। तो बहुत से लोगों का मानना है कि वो फाइट फिर से देखने में मतलब नहीं है कोई, इसीलिए अगर कोई नया मैचअप हो तो वो बेहतर होगा, और अगर ऐसा कुछ होता है तो कोरी सैंडहेगन के लिए चैंपियन बनने का रास्ता खुल सकता है। मेरे ख्याल से कोरी सैंडहेगन अकेला नहीं है जो बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा हुआ। कोरी सैंडहेगन के अलावा पियोटर यान की हमने बात कर ली, और अगर उमर एक फाइट और जीतता है तो वापस से वो टाइटल चैलेंज करेगा। तो दोस्त, जो भी हो, मेराव दविलिश्विली की जो राहें हैं वो कांटों से भरी हुई हैं, पर अगर कांटों से भरी राहों में अगर कोई लौंडा नंगा नाच सकता है तो उसका नाम मेराव दविलिश्विली है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है वो एक सो कॉल्ड अपसेट की खबर है। वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मैंने ये जो वीडियो है ना, इसका प्रेडिक्शन और एनालिसिस वाला वीडियो बनाया था, बट बस में मुझे टाइम नहीं मिल पाया उसको एडिट करने का। इस वीडियो को बनाने के पहले मैंने ऑड्स देखे थे, 1 का 3 रेट मिल रहा था आरडीआर में, और मेरा जो एनालिसिस था वो यही कहता था कि आरडीआर शुड विन दिस फाइट इजीली, और ये फाइट वैसी गई जैसे मुझे उम्मीद थी। आपको याद होगा 1-1.5 साल 2 साल पहले जब बो निकल की बकचोदी चालू हुई थी, तो मेरे कमेंट में आके लोग कहते थे कि भाई बो निकल के बारे में बात करो, बो निकल ऐसा है और बो निकल वैसा है। मैं आपको वापस इस बात पे आऊँगा कि आखिर वो लोग ऐसा क्यों कहते थे। पर फिलहाल आपको ये समझने की ज़रूरत है कि दुनिया अगर बोले कि कौवा कान ले गया तो आपको कान देखने का है, कौवा नहीं देखने का है। अब आपको समझना होगा कि आखिर ये लोग जो कमेंट कर रहे थे, मेरा मानना है कि वो सभी के सभी अच्छे लोग हैं और एक्चुअली एमएमए में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इसीलिए उनको क्या है कि यूएफसी और यूएफसी के जो आंडे पॉडकास्ट हैं, वीडियो हैं, व्लॉगर्स हैं, और उनकी नकल करने वाले यहाँ के जो ब्लॉगर्स हैं, उन सब की नज़र में एक नंबर हीरा दिखाई दे रहा था बो निकल। पता है क्यों? क्योंकि यूएफसी उसको स्टार बनाना चाहती थी, यूएफसी में उसको अपना स्टार पोटेंशियल दिखाई दे रहा था। क्योंकि आखिर आप जो कमेंट कर रहे थे कि बो निकल ऐसा, बो निकल वैसा, मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी ने भी बो निकल की एक्चुअल रेसलिंग देखी थी। आप सिर्फ यूएफसी के जो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है उसमें उसकी तारीफ सुन के ये बात कर रहे थे कि वो ऐसा होगा या वैसा होगा। एनीवेज, ये कहना बिल्कुल सही है कि वो बो निकल बहुत अच्छा रेसलर है, बट मैं यार किसको अच्छा रेसलर मानूँ? अगर आप ओलंपिक में कुछ हासिल किए हो ना, दैट्स अ गुड थिंग। अगर आप ओलंपिक टीम में क्वालिफाई भी कर गए हो ना, तो दैट इज़ गुड इनफ फॉर मी, राइट? दैट्स वाई बैन आस्क्रिन हो, चाहे डीसी हो, चाहे रैंडी कटोर हो, ये मेरे लिए स्पेशल रेसलर है। बो निकल, कोवी कविंगटन, या बहुत हद तक कमारू उस्मान नहीं है, क्योंकि कमारू उस्मान तो खैर डिवीज़न 2 का। एनीवेज, मैंने उसी समय आपको ये कहा था कि ये क्या है कि यूएफसी का मॉडल है हाइप क्रिएट करने का, आपको उस हाइप में नहीं जाने का है। क्या बो निकल एक बहुत अच्छा फाइटर हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था, बट सिर्फ एक लौंडा जो एक रेसलिंग में अच्छा है उसको आप एमएमए में अच्छा मान ली, ये सही नहीं है। एमएमए का एक्चुअली सबसे पावरफुल बेस अगर कोई है तो वो आज भी रेसलिंग ही है, ये बात मैं मानता हूँ, बट यू हैव टू सी दैट, राइट? आप रेसलिंग देखेंगे, 2-3 फाइट देखेंगे और फिर अपना ओपिनियन बनाएंगे। आप कोई रेसलिंग में चैंपियन था इसीलिए वो यहाँ पे आके बिल्कुल तोड़फोड़ मचा देगा, ऐसा भी तो नहीं है ना। कई लोग हैं ऐसे जो रेसलिंग में हार के यूएफसी के चैंपियन बने। कई लोग हैं ऐसे जो एक्चुअली किक बॉक्सिंग में हार के यूएफसी के चैंपियन बने, इजराइल अदेसानिया जैसे। पर इन सब के बारे में आपको ओपिनियन बनाने से पहले इन्हें आपको देखना होगा। मेरी एक सलाह है आपको, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। आपको हर चीज़ को क्वेश्चन करना सीखना होगा। एनीवेज, ये सब हमारे बात जो है बो निकल की आरडीआर इज़ वेरी गुड, और इस चैनल को देखने वालों को सभी को पता था कि आरडीआर इज़ वेरी गुड। ये शौक जो है उन लोगों को लग रहा था जो सिर्फ यूएफसी देखते हैं और कुछ देखते नहीं है, उन्हें लगता है कि यूएफसी में सब कुछ है, यूएफसी के बाहर कोई कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से आरडीआर इतना शानदार है तो मेलेकिन कितना शानदार होगा।
एनीवेज मेरे ख्याल से अपन ने बो निकल को बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया जितना वो डिजर्व नहीं करता था। हाँ, एक बात है यार, देखो बो निकल के बारे में ये नहीं कह रहा मैं कि वो ख़त्म फाइटर है या फिर ऐसा है और वैसा है। ये डिपेंड करता है कि वो अपनी इस हार को लेता कैसे है। इस हार को अगर वो ऐसे लेता है कि उसके गेम में कुछ गैप्स हैं और उनको भरने की वो कोशिश करता है, तो आगे वो तरक्की करेगा और हो सकता है एक दिन चैंपियन बने। पर अगर वो इस हार को ऐसा लेता है कि वो एक फ्लूक थी और मैं ही हीरो हूँ, तो फिर दिक्कत है। और जहाँ तक आरडीआर की बात है, मेरे ख्याल से आरडीआर इज़ गोइंग टू बी नंबर 3 फाइटर वेरी सून। क्या चैंपियन बनेगा नहीं बनेगा ये तो कहना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आरडीआर इज़ वन ऑफ द बेस्ट 185 इन द वर्ल्ड। अभी तो जॉनी एवलिन को आपने नहीं देखा है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि एक्चुअली जॉनी एवलिन शुड बी बेस्ट 185। अभी आप कहें ना कि ड्रेगस डुप्लेसिस और हमजा चिमाएव के बराबर कोई अगर कोई फाइटर है, तो मेरे हिसाब से वो तो जॉनी एवलिन ही है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो अरमान सरूकन को लेकर है। आप सभी को पता होगा कि अरमान सरूकन ने हाल ही में हबीब के कैंप के एक फाइटर को हराया और फिर हबीब को चैलेंज किया। और ये खबर आपने सुनी होगी। आपको मेरी सलाह है कि ये खबर आप भूल भी जाइए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि उसी के एक इंटरव्यू में अरमान सरूकन ने ये बात कही कि उसको एक फ़ाइट ऑफर की गई थी और क्योंकि वो चैंपियनशिप फाइट नहीं थी, इसीलिए उसने वो फाइट एक्सेप्ट नहीं की। अब ये खबर सुन के कुछ लोग बोलेंगे कि अरमान के जो फ़ैन है उनका कहना होगा कि भाई क्यों एक्सेप्ट करे, वो ऑलरेडी चैंपियनशिप के लिए वो क्वालिफाई कर चुका था, तो फिर क्यों वो एक्सेप्ट करे नॉन चैंपियनशिप फाइट। वहीं दूसरी तरफ जो डिट्रैक्टर्स होंगे अरमान सरूकन के, वो आपको ये कहेंगे कि इतना बड़ा इवेंट आपने बर्बाद किया है, उसके बाद आपको फिर से रीमैच तो नहीं मिल सकता टाइटल के लिए। तो ये सब कहने वालों को अपन ये छोड़ते हैं और अपना थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। सबसे पहली बात, अरमान सरूकन ने जो किया आखिरी टाइम पे फाइट से अपना जो हाथ खींचा, क्या वो जस्टिफाइड था? मुझे नहीं। कई लोगों का कहना है कि वो चोट इतनी खतरनाक थी नहीं थी, और कई लोगों का कहना है कि एक्चुअली खतरनाक थी। मैं फाइटर पे विश्वास करता हूँ। अगर फाइटर कहता है कि मुझे चोट लगी, तो मैं मान लिया कि आपको चोट लगी और आपको फाइट से हाथ वापस खींचना ओके है मेरे दिमाग में। बट आपको यह भी समझना होगा कि उस फाइट को प्रमोट करने के लिए प्रमोटर ने बहुत पैसे खर्च किए हैं और आपके हाथ खींचने की वजह से वो सारे के सारे पैसे जो हैं वो बर्बाद हो चुके हैं। तो आप उससे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपको नेक्स्ट टाइटल शॉट एक बार फिर दे देगा। और मेरा मानना है कि अरमान को भी ये बात पता है। अरमान को भी ये बात पता है कि उसको एक फ़ाइट कम से कम करनी होगी, तभी उसे नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलेगा। और यूएफसी ने तो ये बात क्लियर कर ही दी है कि वो नेक्स्ट टाइटल शॉट उसको नहीं दे रहा है, उसे कम से कम एक फ़ाइट और करनी होगी। तो यहाँ पे आके हम इस्टेब्लिश ये किया कि दोनों ही ये मानते हैं कि एक फ़ाइट और ज़रूरी है। बट यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वो नेक्स्ट फ़ाइट कौन सी होगी। अरमान और अरमान की टीम चाहेगी कि ऐसे फाइटर से फाइट हो जिसमें अरमान के जीतने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि उसके टाइटल शॉट का जो दूरी है वो कम बनी रहे। क्योंकि अगर जैसे ही वो हारेगा गलती से भी, तो जो रास्ता है वो 2 गुना नहीं 3 गुना हो जाएगा। अभी जिस टाइटल शॉट से वो सिर्फ एक फाइट दूर है, वो एकदम से 3 फाइट दूर हो जाएगा। 3 फाइट बोले तो 1 या 1.5, कभी कभी 2 साल का फ़र्क। तो इतनी रिस्क तो अरमान लेगा नहीं, क्योंकि वो चूतिया तो है नहीं। अब बात आती है कि यूएफसी क्या चाहता है। यूएफसी उसको सजा देना चाहता है। तो यूएफसी ने उसको एक ऐसा फाइटर दिया शॉर्ट फाइट के लिए जो उसको ऑलरेडी हरा चुका है। उसका नाम था मैथ्यूस गैमराट। अब अरमान की टीम को लगा होगा कि ये भाई फाइट लेना थोड़ा रिस्की है, कोई मतलब नहीं है इस फाइट का, इसलिए उन्होंने मना किया। तो ये पूरा सच है ना। अब इसके बाद आपको ओपिनियन बनाना है कि कौन सही था कौन नहीं था। मेरे हिसाब से अरमान को अगर उसके अलावा मैथ्यूस के अलावा और कोई फाइटर दिया जाता तो शायद वो हाँ बोल देता। और फिर कोई दिया भी जाएगा, आप देखेंगे, और वो हाँ बोलेगा। वो टाइटल फाइट नहीं कर रहा है नेक्स्ट। एनीवेज हम फिलहाल अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली खबर भी यूएफसी को लेकर ही है। यूएफसी में आपने पिछले संडे को ये देखा कि मेसन जोन्स ने डिफीट किया जेरेमी स्टीवंस को। अब इस टाइप भी इतने नीचे लेवल के फाइटर्स के बारे में मैं बात कम ही करता हूँ, बट करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको समझना होगा कि इंसान अपनी ज़िंदगी में चुतियापा कैसे करता है। मैं आपको एक फाइटर की कहानी सुनाता हूँ, जिस फाइटर का नाम है जेरेमी स्टीवंस। जेरेमी स्टीवंस बहुत एक्साइटिंग फाइट के लिए जाना जाता है, पर बार बार हारता भी है। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते एक प्रमोशन से कि लगातार हारते हुए फाइटर को अपने प्रमोशन में रखेंगे सिर्फ एक्साइटिंग फाइट के लिए। और तो और इस फाइटर की सबसे ज़्यादा इज्जत क्या है, वो इसलिए है क्योंकि किसी ने इसको कहा था कि हु द फक इज दैट गाय, यानी कि कोई इस आदमी को जानता नहीं था। ये बात अलग है कि जब उसने कहा उसके बाद कई लोग इसको जानने लगे थे। बट फिर भी आपको ये समझना होगा कि जेरेमी स्टीवंस की नेम वैल्यू बहुत कम थी और यूएफसी से उसे निकाल दिया गया। उस आदमी ने बाहर जाके बीकेएफसी में बेयर नकल में अपनी काफ़ी अच्छी रेपुटेशन बनाई और एक नाम कमाया। बट
जैसे ही यूएफसी से फिर से बुलावा आया सिर्फ एक फाइट के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ एक फाइट के कॉन्ट्रैक्ट के लिए जब दोबारा बुलावा आया जेरेमी स्टीवंस को, तो जेरेमी स्टीवंस दौड़ा दौड़ा गया। जेरेमी स्टीवंस की नज़र में ये था कि वो साबित करना चाहता था अपने पुराने प्लेग्राउंड में अपने आप को, और मेरी नज़र में ये प्योर चूतियापा था। जब आपने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया है एज अ स्टार इन बेयर नकल, तो यूएफसी में आके अपनी बेइज्जती कराने का कोई मतलब नहीं है। और जब ये खबर आई थी तब आप जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैंने कहा था ये बेवकूफ़ी भरा डिसीजन है। आपने जितनी इज्जत कमाई है यूएफसी के बाहर, यूएफसी के अंदर एक हार से आपकी वो सारी इज्जत चली जाएगी, और चली गई होगी अभी तक। अगोदर इस फिनोमेना को कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। स्टॉकहोम में बहुत साल पहले कुछ किडनैपर्स ने कुछ लड़कियों को किडनैप किया। बाद में वो लड़कियां उन्हीं के प्यार में पड़ गई और किडनैपर के साथ ही रहने लगी। ठीक वैसी ही स्थिति जेरेमी स्टीवन जैसे चूतियों की है। जिस यूएफसी ने जेरेमी स्टीवंस के साथ गलत किया, उसे चाय में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया, उस आदमी को उसी यूएफसी का अप्रूवल चाहिए था। इसीलिए वो खुद ही कहता है कि मैंने, या फिर मेरी बीवी के कहने में, मैंने डेना को फाइट के लिए खुद ही मैसेज किया। यानी आप अप्रूवल चाह रहे थे, मिल गया अप्रूवल, खुश। आपको मेरी यही सलाह है, वैसे तो मैं बहुत ही बड़ा हारा हुआ इंसान हूँ, फिर भी सलाह आप ले लीजिए कि आपको ज़िंदगी अपनी शर्तों में जीनी होगी। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे ना किसी भी और की भी शर्त में ज़िंदगी जीने की, तो आप ज़िंदगी भर उसके अप्रूवल के लिए रोते रहेंगे और आपको वो कभी मिलेगा नहीं। ठीक, हम फिलहाल रोना बंद करते हैं और अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली खबर बॉक्सिंग की दुनिया को लेकर, बॉक्सिंग की दुनिया से है। आप सभी ने देखा कि रायन गार्सिया को हराया रोली रोमेरो। दोस्त, रोली रोमेरो कैसे हरा सकता है रायन गार्सिया को? आई स्टिल कांट बिलीव इट। ठीक है ना, रोली रोमेरो को मैं जानता हूँ अटर बकचोद आदमी से, बट एक इंटरेस्टिंग बात जो थी कि इस फाइट के पूरे मोमेंटम में रोली रोमेरो शांत रहा, उसने कोई भी बकचोदी नहीं की, कोई भी बातें ऐसी नहीं की जो खबर बने। तो शायद वो इस फाइट को लेकर डेडिकेटेड था और बिल्कुल फोकस था, और हम लोग इस बात को ध्यान नहीं दे सके। तो अपन तो पूरी तरह गलत है। मेरे को नहीं लग रहा था कि रायन गार्सिया को हराएगा रोली रोमेरो, बट इज्जत से हराया उसने। सो ऑल प्रॉप्स टू रोली रोमेरो। अब रोली रोमेरो के ना बहुत सारे दरवाजे खुल गए, पैसा ही पैसा बरसेगा रोली रोमेरो के दरवाजे पे। वो हेनी से फाइट करेगा तो पैसा मिलेगा, और अगर हेनी से हारेगा तो भी पैसा मिलेगा, और हेनी से अगर हार जाता है तो भी रायन गार्सिया की फाइट कहीं नहीं गई है, और सीधे ही अगर रायन गार्सिया से फाइट करेगा तो भी पैसा मिलेगा। और रायन गार्सिया और डेविन हेने की फाइट जो है वो चली गई गधे के पिछवाड़े में। अब रायन गार्सिया हैज़ टू डिफीट रोली रोमेरो टू गेट टू दैट फाइट। और मान लो कि रोली रोमेरो को रायन गार्सिया अगली फाइट में हरा देता है ना, तो फिर लोग बोलेंगे कि भाई ट्रिलॉजी चाहिए हमको, तो रोली रोमेरो को तब भी पैसा मिलेगा। दोस्त, रोली रोमेरो को इतना पैसा मिलने वाला है ना अगले 2 साल में, जितना यूएफसी के फाइटर को जिंदगी भर में नहीं मिलता है। एनीवेज, लास्ट खबर कनेलो अल्वारेज को लेकर है। कनेलो अल्वारेज को जो टूनो फाइट चाहिए थी, मेरे ख्याल से टरकेल शेख ने वो दे दी है, और अब कनेलो अल्वारेज और टेरेंस क्रॉफर्ड की फाइट जो है वो तय हो गई है 12 सितंबर को। आई रियली 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 लाइक टेरेंस क्रॉफर्ड। आई थिंक कनेलो अल्वारेज इज ओवररेटेड, बट दोनों के बीच का साइज जो डिफरेंस है ना, वो बहुत बड़ा साइज डिफरेंस है। खैर, इस फाइट के बारे में हम तभी बात करेंगे जब ये फाइट फ्लोर पे आएगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, आप लोगों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।